नमस्कार, क्या बोलती दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। भारत चीन सीमा पर ड्रैगन लगातार अपनी नापाक चालें चलने में लगा हुआ है और इसी कड़ी में उसने दौलत बेग और 114 ब्रिगेड के तहत निकटवर्ती इलाकों में 5000 सैनिक तैनात कर लिए हैं। उधर भारत ने भी चीन को कड़े तेवर दिखाए हैं। लद्दाख में एलएसी पर भारत ने सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया है। यह रिपोर्ट देखिए। लद्दाख में चीन की ओर से भारतीय सीमा में भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती के बाद भारत ने भी करारा जवाब दिया है। भारतीय सेना ने लद्दाख में चीन सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी। चीनी सैनिकों की घुसपैठ रोकने के लिए भारत ने लद्दाख के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी गश्त और निगरानी कड़ी कर दी है। दरअसल चीन की ओर से दौलत बेग ओल्डी और 114 ब्रिगेड के तहत निकटवर्ती इलाकों में 5000 सैनिकों की तैनाती की गई। चीनी सैनिकों को किसी भी तरह से आगे बढ़ने से रोकने के लिए भारतीय सेना ने वायु सेना की मदद से सैनिकों को अग्रिम इलाकों में तैनात किया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक चीनी सैनिक बहुत आक्रामक तरीके से काम कर रहे हैं। वे पैंगोंग झील और फिंगर क्षेत्र में भारी वाहनों के साथ साथ निर्माण के उपकरण भी ले आए। उधर गालवान क्षेत्र में भारत अपनी सीमा के गश्ती इलाकों को जोड़ने के लिए सड़क निर्माण कर रहा है। शुक्रवार को चीन ने इस निर्माण को लेकर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद चीन ने इस इलाके में 800 से 900 सैनिकों की बटालियन तैनात कर दी, जिन्होंने वहां रहने के लिए लगभग 90 टेंट लगाए। वहीं चीन के सैनिकों के बराबर तैनाती और बराबरी का मुकाबला सुनिश्चित करने के लिए भारत ने सड़क मार्ग और हेलीकॉप्टर की मदद से अग्रिम इलाके में और सैनिक भेजे। भारत ने लद्दाख में गश्त और निगरानी बढ़ा दी। साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में उन सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई जहां पिछले कुछ वर्षों में चीन ने अपनी उपस्थिति और अतिक्रमण बढ़ाया। सिक्किम सेक्टर में तैनाती बढ़ा दी गई और चीनी सेना की ओर से किसी भी संभावित घुसपैठ को रोकने के लिए सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दरअसल चीन भारतीय सीमा के करीब गालवान क्षेत्र तक अपने सैनिकों को लाने ले जाने और सामानों की सप्लाई के लिए कई सड़कें बना चुका है। इसी को देखते हुए भारतीय क्षेत्र में सीमा सड़क संगठन ने सड़क बनाने के काम में तेजी ला दी थी, जिस पर चीन ने आपत्ति जताई और इसे लेकर दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में 81 ब्रिगेड के अधिकारियों और उनके चीनी समकक्षों के बीच बैठकें हो चुकी है। दोनों तरफ से सैन्य गश्त को बढ़ा दिया गया है। कुछ ही दिन पहले भारत और चीन के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख और सिक्किम के नाकुला सेक्टर में झड़प हो चुकी है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप अब और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा है। हर दिन संक्रमित मरीजों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर पहुंच रही है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 14,000 के पार पहुंच चुकी है, जिसे लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि राज्य में मरीज तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। यह रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में इस मामले में उछाल दिखा है। इस बीच सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में ढील देने से केस बढ़े हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हमें कोशिश करनी है कि मौत के आंकड़े कम से कम रहें। हमें कोशिश करनी है कि इतने गंभीर केस ना हो कि अस्पताल ही भर जाए।
अगर कोरोना होता रहे और लोग ठीक हो के अपने घर जाते रहें तो चिंता करने का कोई विषय नहीं है। तो एक तो ये कि मौत नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, मौत के आंकड़े को हम कोशिश करके सबको बचा सकें, सब मौत के आंकड़े को कम से कम रख सकें। और दूसरा ये कि जो केसेस हो रहे हैं वो इतने गंभीर केस ना हों कि हमारा अस्पतालों का पूरा सिस्टम बैठ जाए, कोलैप्स कर जाए। अगर हमारे अस्पताल इतने मरीज आने लग गए, इतने मरीज आने लग गए कि हमारा अस्पताल बैठ जाएंगे, हमारे मान लीजिए बेड्स नहीं मिलेंगे, वेंटिलेटर नहीं मिलेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, अगर ऐसी स्थिति हो जाएगी तब चिंता का विषय होगा। वहीं इसके साथ ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में अब तक 14,000 से अधिक केस हैं, लेकिन 6,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 3,829 बेड हैं। इसमें अधिकतर में ऑक्सीजन की सुविधा है और इसमें से 1,500 बेड इस्तेमाल हुए हैं, बाकी खाली हैं। हमारे पास 200 से ज्यादा वेंटिलेटर हैं, जिसमें से 11 इस्तेमाल हुए हैं। इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों में 600 से अधिक बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व है। 3,829 बेड सरकारी सिस्टम में हैं, उनमें से 3,164 बेड्स पे ऑक्सीजन है। 3,829 में से केवल 1,478 बेड अभी ऑक्यूपाइड हैं। मोटे मोटे तौर पे अगर मैं कहूं तो 4,000 बेड हैं, जिसमें से 1,500 बेड्स ऑक्यूपाइड हैं। 2,500 बेड्स अभी खाली हैं सरकार में। 1,500 बेड्स ऑक्यूपाइड है, 2,500 बेड अभी खाली हैं। सरकार के पास 250 वेंटिलेटर हैं, उनमें से केवल 11 वेंटिलेटर अभी यूज हो रहे हैं। लगभग 240 वेंटिलेटर खाली हैं, तो अभी घबराने की कोई बात नहीं है। वहीं साथ ही दिल्ली के सीएम ने बताया कि दिल्ली में ऐसे केस अधिक आ रहे हैं जिनमें लक्षण काफी कम है या फिर कोई लक्षण ही नहीं है। जिनमें लक्षण काफी कम है उन्हें हम घरों में रख रहे हैं। अभी 3,000 से अधिक लोगों का घर पर ही इलाज जारी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मोस्टली केस जो कोरोना के अभी आ रहे हैं वो माइल्ड हैं, थोड़ा सा बुखार है, थोड़ी सी खांसी है, या कईयों को तो कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं चलता उनको कि कोरोना है। वो तो टेस्ट करा तो पता चला कि कोरोना है, कोई सिम्टम नहीं है। अधिकतर केस ऐसे आ रहे हैं जिनको फिर अस्पताल में एडमिट करने की जरूरत नहीं होती, उनको हम घर पे ही रखते हैं। और मेरी एक टीम है जो डेली उन लोगों से घर पे बातचीत करती रहती है, उनके परिवार के लोगों से बातचीत करती रहती है, उनको सलाह देती रहती है। ये नज़र रखते रहते हैं हम लोग कि कहीं अगर वो बढ़ गया उनका कोरोना तो उनको फिर अस्पताल में शिफ्ट कर देंगे। जैसे आज दिल्ली के अंदर 3,314 लोगों का घर पे इलाज चल रहा है। लगभग 2,000 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और 3,314 लोगों का घर पे इलाज चल रहा है। दरअसल लॉकडाउन 4 में काफी हद तक छूट मिलने के बाद दिल्ली की सड़कों पर चहल पहल दिखनी शुरू हुई। इसके कारण कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होता भी दिखा। हालांकि अधिकतर जगहों पर लोग नियमों का पालन करते दिखे, लेकिन ऐसे संकट के वक्त में थोड़ी चूक भारी पड़ सकती है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट, ENB न्यूज। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से प्रवासी मजदूरों को लेकर की गई टिप्पणी पर अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने पलटवार किया है। क्या है यह पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना महामारी के बीच परप्रांतीय राजनीति शुरू हो गई है। परप्रांतीय राजनीति के सबसे बड़े चेहरे राज ठाकरे हैं, जो कि एक बार फिर से अपनी परप्रांतीय राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। दरअसल देश के अलग अलग हिस्सों से अपने घर वापस आ रहे उत्तर प्रदेश के मजदूरों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर बवाल खड़ा हो रहा है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अब अगर किसी प्रदेश को यूपी के कामगारों की जरूरत होगी तो उन्हें पहले यूपी सरकार से इजाजत लेनी होगी। सही बता रहा हूं कि मैं किसी मीडिया पहली बार बोल रहा हूं, मैंने आज ही अपने अधिकारियों को आदेश दिया है, उत्तर प्रदेश के अंदर अपने जितने भी ये मैन पावर हमारी है, इन सब की स्किल मैपिंग के साथ साथ इसके लिए एक कमीशन का गठन करके और व्यापक पैमाने पर रोजगार उन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर ही उपलब्ध कराने की कार्रवाई। अब अगर किसी राज्य को मैन पावर चाहिए तो इस मैन पावर को सोशल सिक्योरिटी की गारंटी स्टेट गवर्नमेंट देगी, इसका बीमा कराएगी, इसको हर प्रकार से हम सुरक्षा देंगे, लेकिन साथ साथ राज्य सरकार बिना हमारी परमिशन के हमारे लोगों को लेकर के नहीं जाएगी, क्योंकि कुछ राज्यों में जिस प्रकार की दुर्गति हुई है, जिस प्रकार का व्यवहार हुआ है, उसको देते हुए हम इनकी सोशल सिक्योरिटी की गारंटी अपने हाथों में लेने जा रहे हैं। और इसके लिए मैंने आज एक कमीशन बनाने की व्यवस्था की है, जिसके लिए हम लोग बहुत शीघ्र एक एक अपने कामगार का, चाहे वो यहाँ का हो चाहे वह बाहर से आया हो, प्रत्येक की स्किल मैपिंग करेंगे, उसकी सुरक्षा, उसकी बीमा की व्यवस्था करेंगे, उसको हर प्रकार की सुविधाएं देंगे। उत्तर प्रदेश के अलावा देश और दुनिया में जहां कहीं भी जाएगा, राज्य सरकार उसके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। वहीं अब इस पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS के अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक बयान जारी कर जवाब दिया है। राज ठाकरे का कहना है कि उत्तर प्रदेश के कामगार चाहिए तो उत्तर प्रदेश सरकार की इजाजत लेनी होगी, तो ऐसे में ये कामगार आगे से महाराष्ट्र में आते हैं तो उन्हें हमारी महाराष्ट्र की और महाराष्ट्र पुलिस की इजाजत लेनी होगी, इसके बिना वो यहाँ काम करने नहीं आ पाएंगे। ये बात योगी आदित्यनाथ को ध्यान में रखनी होगी। वहीं उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना होगा कि आगे से कामगारों को लाते वक्त सबका रजिस्ट्रेशन हो और पुलिस स्टेशन में उनकी तस्वीर और प्रमाण पत्र हो। इन्हीं शर्तों के साथ उन्हें महाराष्ट्र में घुसने दिया जाए। गौरतलब है कि परप्रांतीय बनाम भूमिपुत्र ये राज ठाकरे का सबसे पसंदीदा राजनीतिक मुद्दा रहा है और वे परप्रांतीय कामगारों के प्रति हिंसक आंदोलन भी चला चुके हैं। कोरोना के इस दौर में भी उन्हें योगी के बयान के चलते अपना फेवरेट मुद्दा भुनाने का मौका मिल गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लाखों की संख्या में जो मजदूर महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश को पलायन कर रहे हैं, जब सब कुछ ठीक होने पर वे लौटेंगे तो योगी और राज ठाकरे की लड़ाई का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। अकेले इस मुद्दे की राजनीतिक मलाई राज ठाकरे न खा पाएं, इसके लिए उनके चचेरे भाई और राजनीतिक विरोधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी इसमें अगर कूद पड़ती है तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। तमाम दिक्कतों के बाद अब मजदूरों को राहत मिलती नजर आ रही है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से चलाई गई स्पेशल ट्रेनों से कई मजदूरों की घर वापसी हो रही है और इसी कड़ी में अंबाला से मजदूरों को लेकर 3 ट्रेनें रवाना हुई, जिसमें 3200 मजदूर मौजूद थे और इस मौके पर घर जा रहे मजदूरों के चेहरों पर सुकून के पल दिखाई दिए। एक रिपोर्ट देखिए। पिछले 2 महीने से घर जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे प्रवासी मजदूरों को अब अपने घर जाने का सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। दरअसल पिछले लंबे समय से घर जाने के लिए पैदल अपने घरों की तरफ निकले इन मजदूरों के लिए केंद्र सरकार ने स्पेशल ट्रेनें और बसें चलाई है, जिसके जरिए इन मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाया जा रहा है और वहां से उन्हें स्पेशल बसों के जरिए उनके गृह जिलों तक पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को अंबाला छावनी से 2 स्पेशल ट्रेनों के जरिए प्रवासी मजदूरों को मुजफ्फरपुर और बरौनी के लिए रवाना किया गया। इन ट्रेनों में 3200 यात्री सवार थे। इसके अलावा एक स्पेशल ट्रेन कालका से चलकर अंबाला पहुंची, जिसमें अंबाला से कुछ यात्रियों को झारखंड के लिए रवाना किया गया। वहीं दूसरी तरफ इस मौके पर घर जा रहे प्रवासी मजदूरों के चेहरों पर खुशी की लहर दिखी। उन्होंने बताया कि वो पंजाब के रोपड़ में काम करते थे
और लॉकडाउन की वजह से रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। इसीलिए वो साइकिल पर ही अपने गृह जिलों की तरफ निकल पड़े। जब यहाँ अंबाला पहुंचे तो यहाँ पुलिस ने उन्हें रोक लिया और शेल्टर होम में भिजवा दिया। वहां से उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया और आज उनका नंबर आया है। सब चीजें आपको मिल रही है? सब कुछ मिल रहा है सर। हमको खाना पीना भी बहुत अच्छा मिलता था। किराया वगैरह तो नहीं लिया? कुछ भी नहीं लिया मेरे को सर। खुश हो घर जाके? बहुत खुश है जी सर। वापसी कब आना है? आपसे आऊँगा सर। अब जब ये लॉकडाउन कुछ खुलेगा तो इसके बाद आपसे आ सकते हैं। कैसे ट्रेन के जरिए कैसे जा रहे हो? कैसे सरकार ने आपको परमिशन? वहाँ हम लोग गए थे रविदास आश्रम। वहाँ से हमको 3 दिन रहे हम लोग वहाँ। फिर वहाँ से हमको बस गई, पास द्वारा सुविधा मिला। फिर हम लोग यहाँ ट्रेन से अपने यहाँ जा रहे हैं सिवान। कोई आपसे किराया वगैरह? ना कोई किराया वगैरह। खाना पीना बहुत बढ़िया मिला। बहुत बढ़िया से हम लोग रहे वहाँ। वहाँ से हम लोग अच्छे से बस से आ गए यहाँ। हरियाणा सरकार के बारे में क्या कहना चाहोगे? हरियाणा सरकार ठीक है, बहुत बढ़िया सुविधा दे रही है सबको। अपना खाने पीने का, रहने का, वो बस वगैरह दे रही है। अपना बस से स्टेशन तक जाओ। वहीं इस मौके पर नोडल अधिकारी सतविंदर सिवाच ने बताया कि इन सभी मजदूरों की मेडिकल जांच हुई और इन्हें सरकार की ओर से निशुल्क टिकट उपलब्ध करवाए गए। इसके अलावा उन्हें पानी की बोतल, खाने के पैकेट, मास्क और सैनिटाइजर दिए गए। साथ ही बच्चों के लिए बिस्किट और खिलौने दिए गए। अभी जिस तरह आज 3 ट्रेन हैं और ऑलरेडी ये हमारी 9वीं ट्रेन अब जा रही है, तो इस हिसाब से 12,000 के करीब श्रमिक हमारे ट्रेन से चले गए हैं। लगभग इतने ही जो कि उत्तर प्रदेश के हैं वो बसों से गए हैं। और अभी थोड़ी संख्या में जो इस और ट्रेन आएंगी उसमें जितनी रजिस्ट्रेशन हुई है उन सभी को भेज दिया जाएगा। अभी इस हफ्ते तक का शेड्यूल है। कल एक ट्रेन अररिया के लिए जाएगी, उसके अलावा अभी और शेड्यूल आना बाकी है। आज 3 ट्रेन जा रही हैं। मुजफ्फरनगर जा रही है और शाम को बरौनी के लिए जाएगी। इनवर्ड में हमारे पास एक ट्रेन आ रही है जिसमें से डिबोर्डिंग है और कुछ लोग कालका वाली उसमें भी जाएंगे। दरअसल अंबाला से अपने गृह राज्यों के लिए निकले ये मजदूर लंबे समय से घर जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे और तमाम दिक्कतों का सामना करते हुए अब इन्हें आखिरकार घर जाने का मौका मिला। घर पहुंचने के बाद इन्हें होम क्वारंटीन या फिर शेल्टर होम में रखा जाएगा और उसके बाद ही ये लोग अपने घर जा सकेंगे। अंबाला से अंकुर कपूर की रिपोर्ट, ANB न्यूज। उधर पाकिस्तान से आया टिड्डी दलों का समूह राजस्थान और पंजाब में फसलें उजाड़ने के बाद अब धीरे धीरे पड़ोसी राज्यों की तरफ बढ़ रहा है। यह ताजा मामला मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से सामने आया है, जहां टिड्डी दल ने एकाएक फसलों पर अटैक कर दिया और इससे किसानों के साथ ही प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। यह रिपोर्ट देखिए। ये साल किसानों के लिए अच्छा नहीं रहा। पहले कोरोना, फिर लॉकडाउन और अब टिड्डी दल के रूप में एक और नई आफत। मानो समस्याएं हैं कि किसानों का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। लाखों की तादाद में ये टिड्डी दल राजस्थान से उड़कर मध्य प्रदेश पहुंचा, जो कि सीमा से लगे स्थानों से होते हुए होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा की टप्पा तहसील के इलाके में फसलों को उजाड़ रहा है। रिच्ची, अर्चाना गांव, भीम गांव और कुंडकला सहित इस पूरे इलाके में खेतों में सिर्फ टिड्डी दल नजर आ रहा है। वहीं अचानक पहुंचे इस टिड्डी दल को देखकर किसान और प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और वो अपने स्तर पर टिड्डियों को भगाने में जुट गए। उधर फसलों की बर्बादी अपने आंखों के सामने होता हुआ देख किसानों के हाथ में जो आया वो उसी से टिड्डियों को भगाते नजर आए। इस दौरान किसी ने थाली बजाई,
किसी ने धुआं किया और किसी ने पटाखे फोड़े। इसके बाद तेज आवाज को सुनकर टिड्डी दल इधर उधर भागने लगा, जिसके बाद दमकल विभाग ने टिड्डियों पर कीटनाशक का छिड़काव किया। यहाँ गांव अर्चना गांव में टिड्डी दल जो बहुत अधिक मात्रा में आ गया था। रात को प्रशासन के डीडीए महोदय भी आए, यहाँ से एसडीएम महोदय भी आए, तहसीलदार महोदय, सारे अधिकारी आए और फॉरेस्ट वाले भी आए। सबने टीम बनाई, 4 टीम बनाई और सुबह 4 बजे से सारे लोग आ गए थे। सभी ने 4 फायर ब्रिगेड बुलाए हैं, अलग अलग गांव में सबको ड्यूटी लगाई थी चारों को। और यहाँ जो हम अर्चना गांव में खड़े हैं, यहाँ पर बहुत बढ़िया ऑपरेशन चल रहा है, अधिकारियों को बहुत अच्छा सहयोग रहा है। आधे पेड़ों पे लगभग दवाइयाँ छिड़ चुकी है और काम जारी है। ये हमारे ज़िले में कल जो हरदा की तरफ से टिड्डी दल आया है, ये 3-4 गांव में बटा हुआ है और हम लोग नाइट से इसको डायग्नोस करके सुबह से हमारी टीमें रेस्क्यू में लगी हुई हैं और 4 फायर ब्रिगेड लगे हैं। और ये इंसेक्टिसाइड का लेमडा साइक्लोथ्रिन और ये क्लोरोपाइरिफास का स्प्रे चल रहा है। काफ़ी बड़ी मात्रा में हमने 50% से ज़्यादा टिड्डियाँ तो मार दी। यहाँ टिड्डी दल का काफ़ी बड़ा एक दल आया हुआ है। इसका रेस्क्यू पहली बार किया जा रहा है। यहाँ पर यहाँ दवा का छिड़काव करके पेड़ों पे जितने भी बैठे हैं उनको मार के गिरा रहे हैं। और हमारे ये 4 दल बने हुए हैं। 4 दल सभी जगह जा करके उनको दवा का छिड़काव करके उनको नष्ट कर रहे हैं। तो लग रहा है इससे कुछ फर्क पड़ेगा? निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा इसका। वहीं इस मौके पर एसडीएम रविशंकर राय ने बताया कि टिड्डियों पर बड़े स्तर पर स्प्रे की गई, जिससे काफी संख्या में टिड्डियां मर चुकी है और अभियान अब भी जारी है। कल हम लोग ये जानकारी मिली थी कि टिड्डी दल सीहोर साइड से और हरदा साइड से भी आने की संभावना थी, तो पूरी तरह से टीम बना करके और निगरानी रखी गई। शाम को 4 बजे पता चला कि सीहोर का दल तो उबैदुल्लागंज की तरफ निकल गया है, परंतु हरदा का एक छोटा दल अपने सीमा में प्रवेश किया है। तत्काल हम लोग अधिकारियों की टीम बनाया है और 4 टीम बना करके अर्चना गांव की एक टीम है, दूसरी लुचिगांव रीछी की है, एक उमरिया पापन की है और एक कुंडकला हमीदपुर की है। और रात में ही टीम बन करके और फायर ब्रिगेड वगैरह में दवा रख करके कंप्लीट कराई गई थी और सुबह 4 बजे से ऑपरेशन को शुरू किया गया था। जैसा वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया था कि ये 8:30 तक, 4 से लेकर 8:30 के बीच इनको स्टे रहता है। उस दौरान दवा कारगर रहती है और असर करती है और आप देख भी रहे होंगे कि दवा का असर है और टिड्डी दल मर भी रहे। गौरतलब है कि पिछले साल पाकिस्तान से आई टिड्डियां पंजाब और राजस्थान में फसलों पर अटैक करने के बाद अब पड़ोसी राज्यों की तरफ बढ़ रही है। हालांकि प्रशासन और किसानों की सतर्कता के चलते भारी मात्रा में स्प्रे किया जा रहा है, जिससे टिड्डियों का एक बड़ा समूह नष्ट हो चुका है और अभियान अब भी जारी है। होशंगाबाद से अनिल यादव की रिपोर्ट, ANP न्यूज। वहीं कोरोना संकट के साथ ही अब देश को भीषण गर्मी से भी जूझना पड़ेगा। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में पारा 47 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है और इस दौरान लू चलने से लोगों की मुश्किलें जो है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान के 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने के बाद मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तो वहीं इसे लेकर IMD के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि IMD ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में चलने वाली लू की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में कुछ हिस्सों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। गर्मी के मौसम में यह पहली बार है जब हीट वेव के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है।
गौरतलब है कि शनिवार को राजस्थान के पिलानी में तापमान 46.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दिल्ली एनसीआर समेत मैदानी इलाकों वाले राज्यों में अगले कुछ दिन टेम्परेचर हाई रहने वाला है। पश्चिमोत्तर भारत में लू चलने के कारण शहर में अगले 3 और 4 दिन में भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान है। आपको बता दें, 23 मई को इस मौसम का सबसे गर्म दिन रहा और तापमान 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया, जो सामान्य से करीब 6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने भीषण गर्मी को लेकर लोगों को आगाह किया। उन्होंने बताया कि लू के कारण भीषण गर्मी पड़ रही है। यह क्रम आगे जारी रहेगा। ताजा पश्चिमी विक्षोभ और निचले स्तर पर पूर्वी हवाओं के चलने से 28 मई को तेज गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। 28 मई के रात से वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर दिखेगा। इसके बाद तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। वहीं इसके साथ ही मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में 29 से 30 मई को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने का अनुमान है। वहीं इसे लेकर क्षेत्रीय विशेष मौसम केंद्र के प्रमुख राजेंद्र कुमार जेनामनी का क्या कुछ कहना है, सुनिए आप। दिल्ली में 46.3 था आया नगर, और दिल्ली में भी पलम भी था 45 पॉइंट समथिंग। कल थोड़ा फॉल हुआ है 0.2 पॉइंट, बट इनसिग्निफिकेंट। हीट वेव, सीवियर हीट वेव प्रिवेलिंग ओवर हरियाणा, दिल्ली, दक्षिण उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, विदर्भ, काफ़ी एरिया में जो इंटीरियर पार्ट है कोस्ट छोड़ के हाई टेम्परेचर चल रहा है। अभी मतलब पब्लिक हमारे जो बंधु है, तो बहुत प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्योंकि वेरी हाई टेम्परेचर जो है इट इज़ ए किलर एक्चुअली। अभी जो फोरकास्ट है और ये रहेगा 28 तक रहेगा। 28 में थोड़ा रेस्पाइट है, बट 29 को ज़्यादा रेस्पाइट है। 29 में को सारा जो नॉर्दर्न इंडिया है, जैसे आप अमृतसर से लेकर के हिसार, दिल्ली, बहुत सारा जगह में, जयपुर, इधर रेन होने का संभावना है। और आप अगर देखेंगे कि सेंट्रल इंडिया ज़्यादा टाइम रहेगा। और जहाँ तक मानसून का बात है, हम लोग जैसे बोल चुके हैं कि 1 से 5 जून जो है केरला छुएंगा, आएगा, और बॉम्बे ऑल्सो 15-20 जून। आज पर द नॉर्मल डेट इट इज कमिंग। लू क्या है और कब गर्म हवा को लू कहा जाता है? दरअसल जब अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो और यह सामान्य तापमान से 4.5 डिग्री से 6.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो, तो उस स्थिति को लू या हीट वेव कहते हैं। मैदानी इलाकों के लिए लू की घोषणा तब की जाती है जब अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ऊपर होता है। गौरतलब है कि देश की राजधानी दिल्ली के साथ ही पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार सहित अन्य प्रदेशों में मई-जून के महीने में भीषण गर्मी पड़ती है और इस दौरान पारा 50 के करीब पहुंच जाता है। इस दौरान लू के प्रकोप में आने से कई तरह के रोग होने की आशंका रहती है, जिसके कारण प्राय डॉक्टर लोगों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह देते हैं। स्पेशल रिपोर्ट ANP न्यूज। और इसी के साथ ही क्या बोलती दुनिया में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANP न्यूज।